ना अब इसको आप क्या करेंगे, यहां से समझेंगे कि कैश बुक किसका रिकॉर्ड है। क्लियर कर दें पहले, बिजनेस का रिकॉर्ड है। याद है आपको ये बात? कैश बुक में जो कुछ भी डेबिट हो रहा है उसका हमारे नजदीक मायना क्या है? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। और कैश बुक में अगर बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, उसका हमारे नजदीक मायना द बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक में आपका बैलेंस क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको नॉर्मल बैलेंस बोलेंगे या फेवरेबल बैलेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एसेट है। तो बैंक बैलेंस नॉर्मली क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है, तो नॉर्मली उसको एसेट होना चाहिए। लेकिन एब नॉर्मली क्या हो सकता है, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप बैंक अकाउंट की हद से ज्यादा अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको सर्विस देनी पड़ेगी, कौन सी? ओवरड्राफ्ट। हर किसी को अवेलेबल नहीं होगी, ऐसे ही ना। हर किसी को तो फोन पे लोन नहीं मिलता ना। फिर वक्त के साथ साथ क्या हो गया, हर किसी के लिए मतलब अवेलेबल हो सकता है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो बैंक का जो ओवरड्राफ्ट सर्विस होता है वो हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है, ओवरड्रॉन। ओवरड्रॉन, ओवरड्रॉन का मतलब क्या हुआ? जिस अकाउंट में बैलेंस कम हो लेकिन विड्रॉ ज्यादा किया। अकाउंट का बैलेंस है 10,000 का, चेक लिख दिया 1 लाख का, तो अब अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, -90,000। अब उसको -90,000 नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। यानी हमारा बैलेंस है क्रेडिट 90,000, मतलब वो बैलेंस हमारी बुक्स में हम पर क्या है, लाइबिलिटी। तो जब बैंक बैलेंस कैश बुक में क्रेडिट बन जाए तो वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। ओवरड्रॉन, ओवरड्राफ्ट, अनफेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी। तो बैंक बैलेंस दो किस्म के हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस। कैश बुक के लिहाज से डेबिट है तो फेवरेबल है, नॉर्मल है। कैश बुक के लिहाज से क्रेडिट बैलेंस है तो अनफेवरेबल है, ओवरड्रॉन है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक। अब आपको एक इलस्ट्रेशन दी गई है कैश बुक की, जरा इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसको अच्छी तरह देखें, इसी के जरिए हम चीजें समझने की कोशिश करते हैं। द कैश बुक बैंक ट्रांजेक्शन ओनली। कैश बुक मैंने आपको बनाना सिखाई, लेकिन ये कैश बुक पूरी नहीं बनाएगी। मतलब इस कैश बुक में सिर्फ बैंक वाली ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही है, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन का ताल्लुक किससे, बैंक। इसलिए सिर्फ कैश बुक का एक्सट्रैक्ट दिखाया गया। कौन सा? कैश बुक की जो दो कॉलम दिखाए जा रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो कौन से कॉलम है, बैंक कॉलम। डिस्काउंट कॉलम भी नहीं दिखाया गया, कैश कॉलम भी दिखाया नहीं गया। 2 कॉलम कैश बुक में सिर्फ क्या आता है, कैश और बैंक कॉलम। 3 कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है। ये याद है ना? बोल तो रहे हैं हाँ। अरे तुमने बताया नहीं पेपर कैसा हुआ। अच्छा हुआ? वाकई अच्छा हुआ? सच में अच्छा हुआ? अच्छा, एक बार फिर पूछो। वाकई? चलिए, कैश बुक, बैंक ट्रांजेक्शन ओनली। अच्छा जी। मेंटेन्ड बाय मारिया ट्रेडर्स इज एज फॉलोज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कौन से मंथ की कैश बुक बनी हुई है? जनवरी के मंथ के स्टार्ट पर बैलेंस बीडी कितना था? यानी हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए थे? ठीक है। 3 जनवरी को हमने कस्टमर ए से पैसे वसूल किए। कितने? 12 लाख हमने कहाँ डेबिट किए? बैंक कॉलम में, कैश बुक में। रेफरेंस किसका आया? कस्टमर ए के अकाउंट को कहाँ क्रेडिट किया? सेल्स लेजर में कस्टमर ए के अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब ये हालात सही कर लें बराए मेरे पास। 6 जनवरी को हमने सप्लायर वाई को पेमेंट की, कितनी? 9 लाख रुपए। पेमेंट कहाँ रिकॉर्ड की? कैश बुक में, बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड। फिर इसको डेबिट कहाँ किया? परचेस लेजर में सप्लायर वाई के अकाउंट की डेबिट साइड। 10 जनवरी को हमने रेंट की पेमेंट की। 4 लाख की पेमेंट हमने कहाँ क्रेडिट की? कैश बुक में, बैंक बैंक कॉलम की क्रेडिट साइड। और फिर रेंट के अकाउंट को कहाँ डेबिट किया? जर्नल लेजर में रेंट अकाउंट की डेबिट साइड। डेबिट साइड। फिर 21 जनवरी को हमने कस्टमर बी से कितने पैसे वसूल किए? पक्का? कंफर्म? तो हमने इसको कहाँ डेबिट किया?
कहाँ डेबिट किया? कैश बुक में, बैंक कॉलम में। और कहाँ क्रेडिट किया? सेल्स लेजर में, कस्टमर बी के पर्सनल अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है जी। 23 जनवरी को हमने सप्लायर जेड को पेमेंट की 10 लाख रुपए की। कहाँ रिकॉर्ड की? कैश बुक में, बैंक कॉलम में, क्रेडिट साइड। अच्छा जी, फिर इसको कहाँ डेबिट किया? परचेज लेजर में सप्लायर जेड के पर्सनल अकाउंट की डेबिट साइड। अच्छा जी, ओके। 31 जनवरी को हमने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड की। कितने से? 3,000 से। तो हमने बैंक अकाउंट का कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश बुक में। अच्छा, अब इसको डेबिट कहाँ किया? बैंक चार्जेस कहाँ डेबिट किए? जर्नल लेजर में बैंक चार्जेस अकाउंट की डेबिट साइड, है ना जुनेद? तो अब हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा बैलेंस शीट कितना है? 4,70,000। पक्का जुनेद, यही बैलेंस? दूसरा नाम क्या आ रहा है? आवाज नहीं आ रही, क्या नाम आ रहा है? और एक और नाम क्या आ रहा है? पासबुक एक पुराना नाम। पुराने वक्तों में जब इस तरह के कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो उस जमाने में आप जब बैंक में ट्रांजैक्शन कर लिया करते थे, तो वो खुद जाकर उसके अकाउंटेंट को बोलते थे मेरे अकाउंट को इतने से क्रेडिट कर दो या इतने से डेबिट कर दो। तो वो आपकी पासबुक मेंटेन करता था। बैंक स्टेटमेंट की तरह एक किताब होती थी जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट बनाता था। वो अपना रिकॉर्ड तो रखता था, लेकिन वो आपको देने के लिए एक पासबुक रखता था, जिसको बैंक स्टेटमेंट, पुराने वक्तों की बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक में लिख दिया करता था ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड क्या रहे, अपडेट रहे। ठीक है जी। तो पुराने क्वेश्चन में पासबुक कहेंगे, नए जदीद क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? बैंक स्टेटमेंट। अगर किसी बीकॉम वगैरह के सवाल में कहीं पासबुक लिखा हुआ आ जाए तो मतलब समझ जाना। अच्छा, बैंक बुक लिखा हुआ है तो क्या समझो? बैंक बुक का मतलब है कैश बुक का बैंक कॉलम। बैंक बुक का मतलब क्या होगा? कैश बुक का बैंक कॉलम। वो किसका रिकॉर्ड है? हमारा रिकॉर्ड है। हाँ, गलती मत करना। बैंक बुक बोलेगा तो मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम होगा। पासबुक बोलेगा तो मतलब बैंक स्टेटमेंट होगा, बैंक का रिकॉर्ड होगा। अब देखिए, बैंक स्टेटमेंट को देखिए, बल्कि मैं दोनों को कंपैरिजन में ले आता हूं आपको समझाने के लिए। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं इसको? अब एक उसूल मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा, कॉन्सेप्ट सही बनाएंगे एग्जाम में मसला नहीं होगा। 1 जनवरी को हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है? ये रिकॉर्ड किसने भेजा आपको? बैंक। बैंक स्टेटमेंट बनती है सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। ये भी टी अकाउंट है, लेकिन ये सेल्फ बैलेंसिंग अकाउंट कहलाता है। यानी एक एक ट्रांजैक्शन करने के बाद बैलेंस क्या होता है? अपडेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख से क्रेडिट। इट मीन्स, मतलब जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिट है वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या हमारे हमारे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में कोई फर्क या कोई फर्क? हमारे रिकॉर्ड में और बैंक के रिकॉर्ड में कोई फर्क या कोई फर्क नहीं? जवाब दें। जो हमारे लिए डेबिट बैलेंस वो बैंक के लिए, जो हमारे लिए एसेट वो बैंक के लिए लायबिलिटी। क्लियर? अच्छा, फिर 3 जनवरी को हमने कस्टमर ए से पैसे वसूल किए, उसका चेक कहाँ डिपॉजिट किया? बैंक में। और हमने अपने पास बैंक अकाउंट का कर लिया डेबिट कर। क्या 3 तारीख को बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया? इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन को हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया और बैंक ने भी। तो जो हम अपने पास डेबिट करेंगे, बैंक उसको अपने पास क्या कर रहा होगा? क्रेडिट कर रहा होगा। ये मतलब हुआ ना। अच्छा, फिर उसके बाद 6 जनवरी को हमने सप्लायर वाई को पेमेंट की 9 लाख की।
वो 9 लाख की पेमेंट हमने कैश बुक में क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। तो बैंक अब क्या करेगा, तो क्या 6 जनवरी को बैंक हमारे अकाउंट को 9 लाख से डेबिट कर रहा है? आइए बैंक क्या कर रहा है देखिएगा प्लीज। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट था, 12 लाख से मजीद क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, क्या बन गया, 15 लाख क्रेडिट बन गया। 9 लाख से क्या हुआ, डेबिट हुआ, 6 लाख क्रेडिट बैलेंस बचा। 15 लाख के क्रेडिट में से 9 लाख क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, 6 लाख क्रेडिट बचा ना आपके पास। अच्छा, तो ये नहीं, जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो हमेशा इस शक्ल में होगी, सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होंगी, लेकिन हर क्रेडिट और डेबिट को करने के बाद बैंक बैलेंस क्या होगा, आपको अपडेट मिलेगा, यानी फॉरेन बैलेंस सीडी आ रहा होगा हर सिंगल ट्रांजैक्शन। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन करने के बाद लाइन लगा लिया करते थे और बैलेंस निकाल लिया करते थे, ये वैसे ही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद 10 जनवरी को हमने रेंट की पेमेंट की है, अपना अकाउंट क्रेडिट किया है, चेक इशू किया है, बैंक ने क्या हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया है, यस सर। फिर उसके बाद 21 जनवरी को कस्टमर बी से हमें कितने मिले, 13 लाख रुपए हमने बैंक में क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, हमने अपना अकाउंट डेबिट कर लिया है, क्या बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट कर दिया है, यस सर। अच्छा जी, उसके बाद सर 23 जनवरी को हम सप्लायर जेड को पेमेंट कर रहे हैं, कितनी, 10 लाख की। तो हमने अपना अकाउंट का कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्या 23 जनवरी को बैंक हमारा अकाउंट डेबिट कर रहा है, यस। बिल्कुल पैरेलल ट्रांजैक्शन चल रही है। फिर उसके बाद सर 31 जनवरी को बैंक ने हमारे अकाउंट से क्या कर लिए, चार्जेस डेबिट कर लिए, तो क्या वो हमने अपने पास क्रेडिट कर दिए, यस सर। तो 31 जनवरी को हमारे पास हमारा बैलेंस है 4,97,000 से डेबिट बैलेंस। क्लोज क्रेडिट साइड पे हुआ है, रीओपन कहाँ होगा, डेबिट साइड। तो वही बैलेंस बैंक के अंदर क्या है, इसका मतलब इसकी कोई बैंक रिकंसिलिएशन बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के अकाउंट बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। इट मींस दोनों के बैलेंसेस बिल्कुल क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। ये जब दोनों बैलेंसेस मैच करके, इट मींस दो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर व्हाट, बैंक रिकंसिलिएशन। समझ में आई बात यार? अब ये आ रहे हैं कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, यानी क्या हुआ, कॉजेस ऑफ, वो आपसे पूछे आप। ओके जी, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस मतलब कि क्या वजूहात होंगी कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस सीडी आपके कैश बुक के बैलेंस सीडी से मैच ना हो। वजूहात आपके सामने। तो पहला रीजन हो सकता है एरर या ओमिशन। ओमिशन मतलब कोई चीज रिकॉर्ड करने से रह गई हो। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन इंडिकेट ना करे कि एरर कहाँ है, तो एरर हमेशा आपने अज्यूम करना है कैश बुक। क्यों, क्योंकि बैंक से गलती बहुत कम होती है, तो ज्यादातर गलतियां कहाँ होंगी। मिसाल के तौर पे एक अमाउंट, इस एग्जाम्पल को समझिएगा, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूँ, बल्कि यही एग्जाम्पल जो उस पेज पर है मेरे पास, वही आपको पैरेलल समझा दूँ। हमने ये पेमेंट की है, सॉरी हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हुआ अमाउंट कितना, 12 लाख रुपए, ठीक है जी। इसको हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया 12,20,000, सही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। और बैंक अकाउंट शो कर रहा है कितने से, पूरे 12 लाख से। अब क्वेश्चन नहीं बता रहा गलती किसकी है। हमने अपने पास डेबिट किया हुआ है 12,20,000 से, और बैंक ने अपने पास क्रेडिट किया हुआ है। क्वेश्चन नहीं बता रहा किसकी गलती, तो गलती कहाँ से हम करेंगे, कैश बुक में। इट मीन हमने अपने पास 20,000 से क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, ज्यादा। तो हमें कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करने की जरूरत है। लेकिन अगर क्वेश्चन गलती बता दे तो फिर ऑब्वियसली गलती जहां की होगी वही ठीक हो जाएगी। मतलब क्वेश्चन कहता है गलती किसकी है, बैंक की, ठीक है, मान ले फिर बैंक की है, फिर एतराज ना करें। लेकिन मैं तो आपको अजम्पशन कब दे रहा हूँ, जब कुछ ना बोला जाए तो गलती कहाँ मानी जाएगी, कैश बुक में मानी जाएगी। ये आपके सामने चीजें आएंगी, ठीक है जी। तो अब या तो एरर्स है या ओमिशन है। ओमिशन क्या है, वो ट्रांजैक्शंस हैं जो किसने रिकॉर्ड कर ली है, बैंक ने, और हमने रिकॉर्ड नहीं की। मिसाल के तौर पे बैंक चार्जेस। अब मैंने जब रिकॉर्ड पढ़ा ये वाला,
तो पहले मैं हमेशा रिकॉर्ड कहाँ से पढ़ रहा था? कैश बुक से, फिर वेरीफाई कर रहा था कहाँ से? लेकिन जब बारी आई थी किस चीज की? बैंक चार्जेस की, तो शायद आपने गौर ना किया हो, मैंने पहले कहाँ से पढ़ा? बैंक स्टेटमेंट्स। और फिर कहाँ से वेरीफाई किया? क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पहले किसने रिकॉर्ड किया था? अगर ये ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड की हुई और हमारी कैश बुक में ऐसा कुछ भी दिखाई, तो इट मीन ये ट्रांजैक्शन कैश बुक से क्या हो गई है? ओमिट हो गई। तो फिर बतौर एडजस्टमेंट क्या करें? रिकॉर्ड करें। इसकी क्या बनाए? डबल एंट्री बनाए। इस तरह बैंक हमारे अकाउंट में कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दे, या हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट क्या कर ले? चार्ज कर ले, बैंक चार्जेस हो जाएंगे। इस तरह की दीगर ट्रांजैक्शन भी क्या होंगी? एरर और ओमिशंस का क्या कहलाएंगी? पार्ट कहलाएंगे। तो लिखा हुआ क्या आ गया? एरर और ओमिशन इन कैश बुक, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सेट्रा may appear on bank statement, but the business was not aware of the transaction date and or amount until it receives and reviews बैंक। क्या मैंने इस लाइन के साथ नहीं किया? यानी मैंने जब बैंक चार्जेस देखे तो मैंने सबसे पहले कहाँ पढ़े कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक चार्जेस है, तो मैं अब उसको रिव्यू कर रहा हूँ कैसे कि क्या ये मैंने अपने पास रिकॉर्ड किए हुए? किए मैं तो मसला ही नहीं किए मैं, तो अब एडजस्टमेंट पास करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। समझ में आई बात या नहीं? नहीं। ये जो आपने कहा ना, सच कहा। ठीक है जी। उसके बाद रीजंस क्या होंगे? टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग मतलब ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करने की टाइम में फर्क। यानी एक ट्रांजैक्शन पहले किसने रिकॉर्ड की? हमने। लेकिन वो ट्रांजैक्शन बैंक तक पहुंचने में क्या दरकार है? टाइम। जैसे वही हमने चेक इशू कर दिया, हमने अपने अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, लेकिन बैंक को खबर कैसे होगी? जब वो चेक बैंक में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अगर वो चेक क्या है? अनप्रेजेंटेड है, तो हमने अपने अकाउंट कम किया हुआ है अपना, लेकिन बैंक ने अब तक कम नहीं किया। तो हम बैंक के अकाउंट को तो अमेंड, लेकिन हम बैंक का स्टेटमेंट से उठाएंगे बैलेंस और अपने लिए सोचेंगे ऐसा कि अगर बैंक इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दे तो इस बैलेंस में इतने से कमी आ जाएगी। आई नहीं है, आ जाएगी। ये हम अपने लिए सोच रहे हैं, बैंक के लिए नहीं सोच रहे। तो फिर इसका मतलब क्या? ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा और हमारा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, ख्याल रखिएगा कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की और बैंक रिकॉर्ड, तो हम बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस उठाकर उसमें से वो बैलेंस माइनस कर रहे हैं, तो हमारे माइनस करने से उस ट्रांजैक्शन को कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ तसल्ली दी जा रही है किसको? अपने आप को, कि अगर इस इफेक्ट को ले लिया जाए तो फिर ठीक है, हमारा और बैंक का मसला जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन खत्म हुआ नहीं, हो जाएगा कब? फ्यूचर में। ठीक है, ठीक है। तो टाइमिंग डिफरेंस दो ही है। पहला कौन सा है? अनप्रेजेंटेड चेक। इसके फिर बहुत सारे नाम है। आउटस्टैंडिंग चेक्स। क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक। इसका नाम आप चाहें तो लिख लिया अपने पास, आउटस्टैंडिंग चेक्स भी कहते हैं। A check payment is recorded in the cash book when the check is dispatched. The bank only records it when it is paid by bank, which may be few days later. यानी चेक आपने इशू कर दिया, आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया, बैंक उस वक्त तक रिकॉर्ड जब तक के बैंक के पास वो चेक प्रेजेंट ना हो। गुड। दूसरा डिफरेंस क्या है आपके पास? अनक्रेडिटेड चेक्स। इसके बहुत सारे नाम। अनक्लियर्ड चेक्स लिख लो। पहला नाम अनक्लियर्ड चेक्स। कौन से चेक्स? अनक्लियर्ड चेक मतलब वो चेक जो हमने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं लेकिन बैंक ने अब तक क्लियर नहीं किए, फंड्स अवेलेबल नहीं हुए। पहला नाम हो गया क्या? दूसरा नाम क्या हो गया? अनक्रेडिटेड चेक। तीसरा नाम हो गया डिपॉजिट इन ट्रांजिट। क्या? डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो डिपॉजिट जो कहां पर है? रास्ते में, पेंडिंग है। तो समझे, डिपॉजिट इन। चौथा नाम बैंक लॉजमेंट्स। बैंक लॉजमेंट्स, बैंक लॉजमेंट्स।
लॉज नहीं कहते हमने, एक क्या कहते हैं, अपील लॉज कर दी है, अपील फाइल कर दी है। लॉजमेंट कोई चीज क्या कर देना, किसी के सामने रख देना, LODGEMENT, बैंक लॉजमेंट्स। ठीक है जी, बैंक लॉजमेंट्स। इसको इस तरह भी बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। भाई ये सारे नाम है, अब आपकी मर्जी है। कॉमन नाम तो यही है, कौन सा, अनक्लियर्ड चेक, अनक्रेडिटेड चेक्स। ठीक है जी, ये कॉमन नाम है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ये भी कुछ मुनासिब सा नाम हो गया। बाकी बैंक लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स, आउटस्टैंडिंग चेक नहीं, आउटस्टैंडिंग चेक तो क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज कहीं भेजी है लेकिन वो अब तक क्लियर नहीं हुई। ठीक, तो ये भी वो ट्रांजैक्शन है जो अब हम अपने पास डेबिट कर चुके होंगे लेकिन बैंक ने अब तक हमारे अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया होगा। तो हम अपने लिए सोचेंगे अगर बैंक इस अकाउंट को क्या कर दे, क्रेडिट कर दे, तो फिर हमारे बैलेंस में और बैंक के बैलेंस में कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है जी। और लास्ट वन इज व्हाट, एरर्स और ओमिशंस बाय बैंक। सबसे आखिर में लिखा हुआ है, क्या मतलब, ये हम कभी भी खुद से अज्यूम, और स्पेशली लिखा हुआ भी आपके लिए, रेयर, यानी बैंक से गलती होना रेयर बात है, लेकिन हो सकता है, चांस है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बहुत एहतियात बरती जाती है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में बहुत एहतियात बरती जाती है। हिसाब किताब उनका होता है, जब जब क्लोजिंग की डेट होती है, 1 रुपया भी अगर रिकनसाइल नहीं हो रहा होता ना, तो जब तक बैंक से बाहर नहीं निकलते, बाहर सब कुछ बंद पड़ा होता है, सारे एम्प्लॉयज अंदर बैठे होते हैं, और जब तक आखिरी रुपया भी रिकनसाइल ना हो जाए तब तक वो अंदर बंद रहेंगे, 12 बज जाए, 1 बज जाए रात का। ऐसा होता है। 1 रुपया जेब से डाल के बंदा बाहर ही निकला है ना, क्या करे, इतनी अकल होती तो क्या करते हैं। ठीक है जी, यहां तक पर्पस ऑफ रिकंसिडर करके फायदा क्या हो रहा है, तसल्ली कर रहे हैं कि भाई क्या रीजंस यही है, यानी रीजंस वो ट्रांजैक्शन है जो दोनों तरफ रिकॉर्डेड नहीं है। तो अगर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली जाए तो फिर रिकंसिलिएशन मतलब डिफरेंस खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर उन ट्रांजैक्शन को कंसीडर करने के बाद भी स्टिल डिफरेंस आ रहा है, तब जरा आपने कैशियर को पकड़िए, कैशियर साहब जो है ना, वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। समझे बात या नहीं, कैशियर साहब को बुला लीजिए अब, अगर रिकंसाइल नहीं हो रहा। काश आप ये कैफ में पढ़ते तो मैं आपको इसके अंदर फ्रॉड वाली भी सिखाता चीज, अभी भी सिखाता। वो लेवल कैफ का है, वो आपका लेवल था ही नहीं, अब ये सब चीजें पीआरसी में आ गई है। तो इसके क्वेश्चन हमारे पास है पुराने, जिसमें बाकायदा हमने क्या करना है, ये भी मालूम करना है कि उसने बीआरएस जो बनाई है वो ऐसे बनाई है कि रिकंसाइल कर दी। ठीक है, और जब हम उसको खुद रिव्यू करते हैं तो वो ऐसी बनाई है कि उसने क्या क्या रिकंसाइल करने की कोशिश की है, और फिर निकलता है बहुत ज्यादा डिफरेंस। फिर हमें उसमें ये बताना होता है कि डिफरेंस आ तो रहा है, लेकिन डिफरेंस उसने कैसे छुपाया ये भी आपको साबित करना। जी सॉरी, ये अब पीआरसी में आ गया है। लेक्चर, हाँ लेक्चर है, कैफ लेवल लेक्चर है, फिर वो तफसीली तो मौजूद है, वो देख सकते हैं आप, देखना चाहें। FAR 1 में टॉपिक जी, रोड टू इकोनॉमिक्स। असल में रोड टू इकोनॉमिक्स ये है वो भी लेक्चर, लेकिन वो ऐसे हुए थे लेक्चर, वो सारे लेक्चर हुए हैं सुबह फजर की नमाज के बाद इकोनॉमिक्स के। इत्तेफाक से या तो वो लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुए या कुछ मसला, मतलब लेकिन थे जरूर लेक्चर वो भी, मतलब लेकिन वो जो 2 3 4 इस तरह के लेक्चर होते वो हुए थे सुबह के वक्त में, मतलब पेपर 8 बजे, और सुबह 5 बजे से 7 बजे तक एक क्या कहते हैं क्विक रिवीजन रिकैप लेते हैं, और खास तौर पे चैप्टर नंबर 1 का। नहीं नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसी के पीआरसी की बात कर रहा हूँ, पीआरसी के लिए।
जी जी देखो आपके सामने दो हैं, अब ये क्या बोलेंगे, हमने तो क्यूएमटी बगैर रिवीजन के दे दिया। दो बंदे बैठे हैं यहाँ पे सामने, गलत बात हो जाएगी ना, मतलब नाइंसाफी हो जाएगी ना। अब एक पेपर आपको भी देना चाहिए बगैर रिवीजन, खुद से रिवीजन करके। हो गया ना पास। बस स्टार्ट करें बेटा जरा सवाल, अगर आपको यहाँ तक की गुफ्तगू समझ में आई। अब मैं क्वेश्चन शुरू करने लगा हूँ डायरेक्ट पहला, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा स्क्रूटनी। क्या स्क्रूटनी? स्क्रूटनी समझते? स्क्रूटनी क्या होती है? जांच पड़ताल करना, रिव्यू करना। ठीक, आप अपनी किताब जरा ओपन रखिएगा, ताकि जो चीज मार्क करवाऊं आप मार्क कर लें अपने पास। पहला सवाल ही मैंने टेक्निकल उठा लिया, बता रहा हूँ मैं आप, थोड़ा मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा, क्योंकि अगर जितनी गुफ्तगू हुई है उसके हिसाब से आप इस सवाल के लिए तैयार हैं। मुझे नहीं पता आप हैंगे नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप तैयार हैं। जी बेटा, मैं अब आप आपको तो बोल नहीं सकता कुछ भी, क्या कहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, जब भी मंथ एंड होगा, प्लीज, जब भी मंथ एंड होगा, आप निकालेंगे मंथ के एंड पर कैश बुक का बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 98,000। फिर आएगी आपके पास क्या, बैंक स्टेटमेंट। जब बैंक स्टेटमेंट आएगी तो आप बैंक स्टेटमेंट का चेक करेंगे बैलेंस सीडी कितना कितना कितना। देख लें जरा, देख लें बेटा, सीडी को सीडी से मैच करेंगे ना बेटा। तो जरा बताइए 31 अगस्त को आपकी कैश बुक क्या कह रही है? कैश बुक कह रही है बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, और बैंक स्टेटमेंट कह रही है दिमाग खराब हुआ है, कितने पड़े हुए हैं। और अगर अकाउंट जुनेद का हो तो जुनेद बोलेगा अबे भाई 10,000 रुपए कहाँ चले गए। अकाउंटेंट की तो मतलब आ गई शामत, तनख्वाह गई उसकी इस महीने की। ठीक है जी। अब जुनेद को कोई समझाएगा सेठ साहब, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 98,000 बैलेंस है, और बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस कितना है, 88,000। जुनेद बोलेगा 10,000 रुपए कहाँ गए। अब आपको मसला हल करना है, समझाना है 10,000 रुपए कहाँ गए, 10,000 रुपए का फर्क क्यों आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, समझेगा बात। अब सबसे पहला काम यह है कि आपको फिर इसका मतलब बैलेंस शीट दोनों तरफ मैच नहीं हुई, इसका मतलब आपको स्क्रूटनी परफॉर्म करनी, और स्क्रूटनी स्टार्ट होगी अब बैलेंस बीडी से। पहले ये भी देख लें कि पिछले मंथ के एंड पर जो सीडी थे वो पिछले मंथ भी मैच हो रहे थे या नहीं हो रहे थे, तब जो आप सबकी बहुत ज्यादा दरकार होगी। देखिए प्लीज देखें, बहुत सुने। 1 अगस्त को बैलेंस कितना आ रहा है, ये हमारी कैश बुक का बैलेंस, और बैंक बैलेंस कितना आ रहा था। तब तो सेठ साहब खुश थे, क्यों, हमारा रिकॉर्ड कम शो कर रहा है, बैंक में ज्यादा है, तब तो उनको मसला ही नहीं हुआ कोई। अच्छा, तो अब हमारा बैलेंस 37,000 है, 37,000। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या है, तवज्जो प्लीज तवज्जो बेटा, सुन लो समझ लो, ये भी आपने खुद कुछ नहीं करना, खाली सुनना है समझना, ये आपका बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करना। इसका मत पहला मायना यह है कि पिछले मंथ भी कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस थी जो हमने रिकॉर्ड की थी, लेकिन बैंक ने उस मंथ के एंड होने तक रिकॉर्ड। एक उसूल समझिएगा, पिछले मंथ की वो ट्रांजैक्शंस
जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी और हमने रिकॉर्ड, वो तो हम पिछले मंथ ही रिकॉर्ड कर चुके होंगे फौरन, लेकिन अब सिर्फ वही ट्रांजैक्शन पेंडिंग में होंगी जो हमने रिकॉर्ड की और बैंक ने रिकॉर्ड, और वो पिछले मंथ के अगर एंड पर होने वाली ट्रांजैक्शन थी तो वो इस मंथ के स्टार्ट में कुछ दिनों में सेटल हो जानी चाहिए। यस और मेरी गुफ्तगू को समझिएगा। और वो दो ही ट्रांजैक्शन होंगे, एक अनप्रेजेंटेड चेक, दूसरा है अनक्लियर्ड चेक, या तीसरा बैंक की तरफ से होने वाला है हमारी तरफ से। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस मंथ की बैंक स्टेटमेंट को रीड करना शुरू करते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 3 अगस्त को चेक नंबर 31, बैंक, प्लीज 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 मैं जो बोल रहा हूं वो सुनिएगा, आप खुद से कुछ मत कीजिएगा। चेक नंबर 31 की वजह से बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर रहा है 12,000 से। यस और नो? और नाम क्या आ रहा है? अब एक उसूल समझिएगा, अगर ये चेक हमने इस मंथ लिखा है तो ये हमारी इस मंथ की कैश बुक में अपीयर होना चाहिए। अब हम जब पेमेंट साइड पे देखते हैं अपनी कैश बुक में, तो हमारी पेमेंट शुरू ही कहां से हो रही है? चेक नंबर 33 से। आवाज नहीं आ रही? नहीं, तो इस मंथ के सारे चेक की पेमेंट शुरू कहां हो रही है? चेक नंबर 33 से। तो फिर 31 और 32 इस मंथ का लिखा हुआ चेक है या पिछले मंथ का लिखा हुआ चेक है? पिछले मंथ हमने तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा, हमने तो रिकॉर्ड कर लिया होगा ना। तो अब कौन रिकॉर्ड कर रहा है? तो इसका मतलब जो पिछले मंथ डिफरेंस था वो सेटल होना क्या हो गया? शुरू हो गया। तो इसका मतलब इसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना, इसको आप ऐसे करके कैंसिल कर दें। मतलब क्यों कैंसिल कर दें? क्योंकि पिछले मंथ का, इस पे लिख दें लास्ट मंथ, लास्ट मंथ्स, लास्ट मंथ्स अनप्रेजेंटेड चेक, लास्ट मंथ्स अनप्रेजेंटेड चेक। हाँ जी, क्या? पिछले महीने का यूपी लिख दें, यूपी मतलब यूपीसी, अनप्रेजेंटेड चेक बस। लेकिन कौन से मंथ का? लास्ट मंथ का, जो कि अब क्या हो चुका है? प्रेजेंट हो चुका है। तो लास्ट मंथ क्या था? डिफरेंस क्रिएट करा था, अब क्या हो गया? तो लास्ट मंथ का डिफरेंस क्या हुआ? खत्म हुआ। अच्छा जी, चेक नंबर 32 अकबर एंड कंपनी का कितना है? 13,000 का। ये भी कहीं हमें पेमेंट में दिखाई नहीं दे रहा, दे रहा है? हमारी पेमेंट शुरू ही कहां से हो रही है? तो इसका मतलब ये चेक कब इशू हुआ था? हमने कब रिकॉर्ड किया था? अरे हमने कैश बुक में, लेकिन बैंक ने कब रिकॉर्ड किया? तो हमारे पास रिकॉर्डेड है, बैंक के पास अनरिकॉर्डेड था, अब रिकॉर्ड हो चुका, लिहाजा डिफरेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। ये भी लास्ट मंथ का क्या हुआ? ऐसे इसको आप स्ट्राइक, मतलब स्ट्राइक लगाने का मतलब क्या है? इन दो ट्रांजैक्शन को हमने कंसीडर ही नहीं करें, इस मंथ कंसीडर नहीं करना क्योंकि पिछले मंथ के डिफरेंस है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे अकाउंट में 3 अगस्त को एक और ट्रांजैक्शन हुई है, पेमेंट आई है किससे? जाम इंटरप्राइज से। जैम बोल दें आप, इसको मसला नहीं है, ठीक है, जैम इंटरप्राइज बोल रहे हैं, अंग्रेज बोल रहे हैं, अंग्रेज जैम ही बोलेगा, क्या करें। लेकिन हमें बताइए, पाकिस्तानी नाम है जाम, जाम खान शोरूम, ठीक है, तो ये वही जाम है। अब आप, हाँ जी, तो अब ये जो हमारे, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे अकाउंट को बैंक ने क्या किया है? 3 अगस्त को क्रेडिट किया है। 3 अगस्त को तो हमें रिजवान देखने को मिल रहा है 90,000 से। आवाज नहीं आई बेटा। लेकिन एक बात पे गौर करें, ये 22,000 की पेमेंट आते ही हमारा बैलेंस क्या हो गया? आवाज नहीं आई बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी कौन सी ट्रांजैक्शन है? तो इन 3 ट्रांजैक्शन को आप कर दें फिलहाल टोटली इग्नोर। क्यों? जवाब दें इसका मुझे आप। क्योंकि हमारे पास ये तीनों चीजें रिकॉर्डेड हैं लास्ट मंथ में ही। किसके पास अनरिकॉर्डेड थी? बैंक के पास। ठीक, समझ में आई बात या नहीं? और बैंक ने जब इसको अब रिकॉर्ड ही कर दिया है तो लास्ट मंथ के डिफरेंस का मसला क्या हो चुका है? हल हो चुका है। अब जो भी डिफरेंस होगा वो इस मंथ का होगा। यहां तक बात समझ में आई? इसका मतलब मुझे कहानी अब कहां से शुरू करनी है? 37,000 से। बहुत तवज्जो,
मुझे कहानी कहां से शुरू करनी है? चलें जी, स्टार्ट करता हूं। अब अच्छी तरह क्या करें, समझना शुरू करेंगे। हमने 1 अगस्त को चेक लिखा, कितने का? चेक नंबर 33। किसको? वो चेक बैंक तक कब पहुंचा? क्या सेम मंथ में पहुंच गया? इसका मतलब ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने भी रिकॉर्ड की इस मंथ, और इस मंथ बैंक ने भी क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली। इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमने अपने अकाउंट में क्रेडिट की, बैंक ने डेबिट कर दी। यस और नो? यानी इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से कोई डिफरेंस क्रिएट, पक्का, कंफर्म? अच्छा जी। फिर 3 अगस्त को रिजवान के नाम से हमारे पास क्या आ रही है, पेमेंट आ रही है, चेक आ रहा हो। ये चेक हमने अपने बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया 90,000 से। क्या बैंक ने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया? आवाज नहीं आ रही बेटा। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन भी कोई डिफरेंस क्रिएट, और ये ट्रांजैक्शन भी दोनों तरफ क्या है, रिकॉर्डेड है। भाई जवाब चाहिए होगा आपसे। 8 अगस्त को बैंक अकाउंट में बैंक चार्जेस आ रहे हैं 2,000 से। आवाज नहीं आ रही? आ रहे हैं। तो ये कहाँ दिखने चाहिए, कैश बुक की क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पे 45,000 आ रहा है, 55,000 आ रहा है, आसिफ आ रहा है, आसिम आ रहा है, रेंट आ रहा है, कहीं भी बैंक चार्जेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरर्स एंड ओमिशन में आ गया। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो बैंक ने रिकॉर्ड की और हमने रिकॉर्ड, इसको हम ऐसे क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क करने का मतलब क्या हुआ, इसकी क्या पास करनी है, एडजस्टमेंट, डबल एंट्री बनानी है, क्योंकि ये किसने रिकॉर्ड की हुई है, और रिकॉर्ड किसने करनी है, हम। यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा जी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट किया किसने, अहमद एंड कंपनी ने। कितना अमाउंट, 11,000। तो बैंक ने हमारा अकाउंट 11,000 से क्रेडिट किया हुआ है। क्या हमारे पास ये अमाउंट डेबिट हुआ हुआ है? यस सर। ये भी दोनों क्या हो गए, मैच कर गए। बैंक चार्जेस पे लगा दिया मैंने ऐसे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये पेंडिंग में। आगे बढ़ते हैं। हमने 11 अगस्त को हमने 11 अगस्त को चनाब ट्रेडर से पैसे वसूल किए। कितने, 27,000। क्या वो हमारे बैंक अकाउंट में चनाब ट्रेडर्स के नाम से क्रेडिट हुए हुए हैं? यस सर हुए हैं। कब हुए हैं, 16 अगस्त को। भाई आपका जवाब नहीं मिल रहा मुझे। सही है जी, चल रहे हैं साथ साथ आप लोग? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। चनाब को भी टिक कर दिया हमने। अब हम आते हैं पेमेंट वाली साइड पे फिर से। 7 अगस्त को हमने पेमेंट दिखाई हुई है किसको, जाजिब एंड कंपनी को। कितने से, 45,000। पक्का? तो क्या 13 अगस्त को जाजिब एंड कंपनी को पेमेंट हुई भी है? हाँ हुई भी है। अमाउंट चेक करें, 54,000। तो हमने अपने पास रिकॉर्ड की हुई है, हमने अपने पास रिकॉर्ड की हुई है, और बैंक ने रिकॉर्ड की हुई है। गलती कहाँ अज्यूम करें, हमारे पास। इसका मतलब हमने ये पेमेंट 9,000 से कम रिकॉर्ड की। इसका मतलब पेमेंट तो दोनों तरफ रिकॉर्डेड है, लेकिन एरर कहाँ है, हमारे पास। और आपको स्टार भी बना के दिया गया है। नहीं ना, अगर ये 54 से, बेटा प्लीज, ये बैलेंस कितने से क्रेडिट हुआ है, होना कितने से चाहिए, तो कितने से कम क्रेडिट हुआ है, तो 9,000 की पेमेंट और रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस पे लगा दिया आपने ऐसे करके मार्क लगा दिया एक, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हाँ भाई इसको भी देखना है, इस मसले को भी हल करना है। यस और नो बोले भाई। अच्छा, उसके बाद हम अगर मजीद देखते हैं, हम गालिब को पेमेंट कर रहे हैं कितने की, कब, 55,000 की। ठीक है, आइए गालिब को तलाश करें। हाँ जी, गालिब मिल गया। कहाँ पर मिला, 17 अगस्त। 17 अगस्त को 55,000 ही क्या हो रहे हैं, हमारे अकाउंट से डेबिट हो रहे हैं। आइए थोड़ा दोबारा रिसिप्ट साइड पे फिर आते हैं। दीन एंटरप्राइज से हमें कितने पैसे आ रहे हैं, 50,000।
तो क्या बैंक ने दीन एंटरप्राइज के नाम से हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ? यस सर, क्रेडिट किया हुआ। ठीक है जी, सब कुछ सही चल रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 21 अगस्त को पेमेंट आई है सलमान एंड कंपनी से। तो क्या ये पेमेंट सलमान एंड कंपनी के नाम से कहीं रिकॉर्ड हुई भी है? हाँ सर, रिकॉर्ड हुई भी है, लेकिन कितने से? और अब की बार स्टार कहाँ लगा हुआ है? तो ये गलती किसने की है? बैंक ने, क्योंकि स्टार यहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी, तो नीचे लिखा हुआ भी है, these amounts have been incorrectly recorded। ठीक है, खैर रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन इसको क्या कर लिया हमने? मार्क कर लिया कि बैंक ने हमारा अकाउंट 4000 से ज्यादा बढ़ा दिया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। कम करते हुए देने लगाएंगे बेटा, आप क्या समझते हैं? बढ़ाने के बाद छोड़ देंगे? अच्छा जी, उसके बाद गालिब वाली एंट्री आ गई। गालिब को हमने मार्क नहीं किया ऊपर। अच्छा, उसके बाद सलमान को भी मार्क कर दें, कैश बुक में तो मसला नहीं है। अच्छा जी, सेल्स की एंट्री आई है 6000 से, बैंक डेबिट हुआ और सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हुआ। ठीक है जी, 6000 रुपये आए हुए सर, इसको भी क्या कर लें? मार्क कर लें। आगे बढ़ते हैं। 6000 को भी मार्क कर लिया आपने, भी जवाब दें। अच्छा, अब आ जाए कहां पर? आसिफ एंड कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं, आसिम एंड कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं आप 25 अगस्त को। कितनी? 12 तो आसिफ को की है भाई। चले पहले आसिफ पढ़ ले। आसिफ एंड कंपनी को पहले कर रहे हैं 12,000 की, आसिफ एंड कंपनी को पे कर रहे हैं। क्या दोनों आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड पर? सर आसिफ आ रहा है, आसिफ आ रहा है सर, लेकिन सर आसिम नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ? आसिम का मसला वही है कि उसको चेक इशू कर दिया है, लेकिन उसने अब तक प्रेजेंट नहीं किया। और रेंट का भी चेक इशू हुआ है 28,000 का, वो भी प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है जी, मार्क कर लिए भाई, तवज्जो दरकार है। अच्छा, अब हामिद ट्रेडर से कितने पैसे आए? कितने पैसे आए? हमारे अकाउंट में रिकॉर्ड हैं? क्या बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट किया? इसका मतलब हामिद ट्रेडर्स की ट्रांजैक्शन भी बैंक ने अब तक रिकॉर्ड। तो तीन बातें हैं, तीन ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की। दो चेक्स जो हमने इशू किए, ये दो चेक्स क्या हुए? अनप्रेजेंटेड, हमने लिख दिए, लेकिन बैंक ने अब तक रिकॉर्ड क्यों उस तक पहुंचे ही नहीं है। और ये हमने अभी अभी मंथ के एंड पर ही बैलेंस डिपॉजिट करवाया अपने अकाउंट में, लेकिन ये अब तक क्लियर नहीं हुआ। तो अगर बैंक इन दो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर ले तो हमारा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कम से कम हम तो पहले उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लें जो बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने रिकॉर्ड, पहले हमारा काम ये है। अच्छा आइए, अब बैंक में भी डिफरेंस बच रहा था, चेक करें। आवाज नहीं आई। बैंक ने हमारे अकाउंट को डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया हमारे बिहाफ पर, पेमेंट रिसीव करके। किससे? वो पेमेंट कहीं भी हमें देखने को नहीं मिल रही। मार्क कर लें इसको आप। जवाब नहीं दिया आपने। क्या ऐसा है? बाकी सब कुछ आ गया? क्या चीज? स्टैंडिंग ऑर्डर मैंने कहा मिस कर दिया? आशा ओके, करेक्ट। स्टैंडिंग ऑर्डर लीज पेमेंट्स, इसका मतलब दो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड की हैं और हमने रिकॉर्ड, वो तो हमें फौरन अपने पास रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। सबसे पहले देखें तो अब यहां से हमारा टॉपिक शुरू हुआ। ये अभी हमने परफॉर्म की है क्या? स्क्रूटनी, यानी जांच पड़ताल कि कहा क्या वहां रिकॉर्डेड है और यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है, क्या यहाँ रिकॉर्डेड है और वहां रिकॉर्डेड। इसको स्क्रूटनी कहेंगे। प्रैक्टिकली ऐसे ही स्क्रूटनी परफॉर्म होती। आप अपनी कैश बुक को सामने रखेंगे, बैंक कॉलम को, और सामने यहाँ पर क्या होगी? बैंक स्टेटमेंट, दोनों को रिकनसाइल कर रहे होंगे, स्क्रूटनी परफॉर्म। यहाँ तक बात समझ में आई? अब सबसे पहला काम जो होगा वो ये होगा कि इस बैलेंस को अपने पास री ओपन करें, फॉरवर्ड एडजस्टमेंट, और इसमें क्या रिकॉर्ड करें?
क्या रिकॉर्ड करें, क्या रिकॉर्ड करें, एरर्स एंड ओमिशंस, यानी वो ट्रांजैक्शंस जो बैंक ने रिकॉर्ड किए और हमने रिकॉर्ड नहीं किए। क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, बात यहाँ पे समझनी, अपनी कॉपीज पे आप लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। बिजनेस का नाम क्या था? मारिया ट्रेडर। नहीं, इस वो तो पिछला सवाल था बेटा। लिखा आपने क्या? अदील ट्रेडर्स लिखा? अच्छा जी, क्या लिखेंगे? एक हेडिंग लगाएंगे आप, अमेंडेड, अमेंडेड कैश बुक। क्या लिखेंगे? और आगे लिखेंगे बैंक कॉलम। अमेंडेड कैश बुक। आगे क्या लिखेंगे आप? टी अकाउंट खोलेंगे आप। अब आप मुझे बताइए, आप अपने रिकॉर्ड्स ठीक कर रहे हैं ना, तो आपके रिकॉर्ड के हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है क्लोजिंग? देख के बताए ना यार, आप सबके पास किताब है। 98,000 ही सीडी है ना आपके पास, इसको क्या कर दें? बीडी कर दें, बैलेंस बीडी कर दें उसको। कर दिया 98,000 से। क्लियर? कर दिया 98,000 से किसको? अच्छा, अब आप क्या करेंगे? आप अब आप इस बैलेंस के ऊपर वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो बैंक ने रिकॉर्ड की और हमने रिकॉर्ड नहीं की। तो वो कहां से मिलेंगी? वो जो हमने बैंक स्टेटमेंट में क्या किए, मार्क किए, बैंक के एरर को छोड़कर। बैंक का एरर बैंक ही ठीक करेगा, ठीक है ना? अच्छा, तो वो हमने मार्क किए हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या आ गया? बैंक चार्जेस आ गया, कितने से? 2,000 से। ठीक है जी, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? अपने पास बैंक चार्जेस हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? एक्सपेंस है। तो बैंक चार्जेस क्या किए? डेबिट किए। इससे एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट में क्या आई? कमी है। पक्का? तो एंट्री बनी बैंक चार्जेस डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ रेफरेंस आया बैंक चार्जेस का, तो ये वाला अकाउंट हम डेबिट कर रहे हैं और ये अकाउंट हम क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, कि बैंक ने हमारे अकाउंट से 2,000 निकाले हुए, हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की। अच्छा, फिर एक स्टैंडिंग ऑर्डर की पेमेंट है, रेगुलर पेमेंट, लीज पेमेंट। इतनी, वो हमने भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं की, बैंक ने रिकॉर्ड की है। तो बैंक ने लीज पेमेंट से हमारे अकाउंट को ऑटो डेबिट किया हुआ है, ऑटो डेबिट किया हुआ है ना। एन्यूटी डेबिट की हुई, एन्यूटी फिक्स पेमेंट, एन्यूटी, एन्यूटी है ही लीज पेमेंट। एन्यूटी फिक्स पेमेंट क्या की हुई है? डेबिट की हुई है। तो हम क्या करें? उसको अपने पास क्रेडिट कर दें। हम बोलेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितने से? और रेफरेंस देंगे किसका? लीज पेमेंट का। लेकिन ब्रैकेट में एक चीज लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को या हमें पता लगे कि हाँ जी ये कॉन्सेप्ट क्या है। एसओ, स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब ये पेमेंट ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत हमारे अकाउंट से डेबिट हो गई थी, लेकिन हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं की। तीसरी चीज, तीसरी चीज, वो अमाउंट जो मंसूर का है और हमारे अकाउंट में क्या हो चुका है? क्रेडिट हो गया है, लेकिन हमने रिकॉर्ड। ऐसी और एग्जांपल्स क्या होंगी? हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए होंगे, वो कंपनी उस शेयर पे मिलने वाला प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसको कहेंगे डिविडेंड। और वो डिविडेंड वो हमारे अकाउंट में डायरेक्ट क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी। तो वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो चुका होगा, लेकिन हमने रिकॉर्ड नहीं किया होगा। डिविडेंड फिर हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। लेकिन ये तो पेमेंट हमारे अकाउंट में किसने करवाई होगी? हमारे कस्टमर ने। और कस्टमर का अकाउंट कहाँ होगा? सेल्स लेजर में, भूलिएगा मत। तो ये पैसे हमने रिकॉर्ड करने हैं अपने पास। हमने अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है कितने से? 26,000 से। ये सब चीज मार्क हुआ है ना बेटा, ये रहा 26,000 मार्क हुए हैं यहाँ पर, आपके पास ही मार्क हुए हैं, ये ना आपने मार्क। अच्छा, तो क्या एंट्री बनी? बैंक डेबिट किया 26,000 से, और नाम क्या आ रहा है?
मंसूर एंड कंपनी, यहाँ नाम दे रहा हूं मैं मंसूर एंड कंपनी, लेकिन एक चीज और लिखूंगा मैं, एस एल के ये मंसूर एंड कंपनी का टी अकाउंट कहां पर है, तो इसका क्रेडिट इफेक्ट गया सेल लेजर में मंसूर एंड कंपनी अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है जी। अच्छा, ये अब वो तमाम ट्रांजैक्शंस हो गई जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी और हमने रिकॉर्ड, यहां तक क्लियर। अब हमने सोचना है कि क्या हमारी कैश बुक में कोई एरर था, हाँ एरर था, स्टार जो लगा हुआ था कैश बुक। तो सबसे पहले हम उस एरर को भी रेक्टिफाई कर, जो एरर हमने किया हम तो रेक्टिफाई कर लेंगे ना उसको। अच्छा जी, वो एरर क्या था, वो पेमेंट थी, वो पेमेंट थी 45,000 की जाजिब एंड कंपनी को, कितने से, 45,000 से। लेकिन वो पेमेंट चेक पे लिखा हुआ था 54,000 रुपए, अकाउंटेंट को दिखा 45,000 रुपए, यहाँ गया और बैंक वाले अकाउंटेंट को बिल्कुल 54,000 रुपए दिखा। भाई को मसला होगा जी, पेमेंट हमने कितने से रिकॉर्ड की है, स्टार यहाँ बना हुआ है, बैंक में यही पेमेंट कितने से रिकॉर्ड हुई है, तो गलती कहां पर है, किसी एक जगह पर गलती कहां पर है, कोई स्टार ना लगा होता तो हम गलती अपने पास अज्यूम करते, अभी स्टार हमारे पास ही लगा हुआ है तो गलती, इट मीन हमने वो पेमेंट कम रिकॉर्ड की। तो 45,000 की पेमेंट को 54,000 बनाने के लिए पेमेंट मजीद कितने से रिकॉर्ड करनी, तो मतलब चेक में 9,000 रुपए और भी लिखे हुए हैं, पता नहीं दिखे नहीं हमें क्यों, 54 क्या दिखा, 45 दिख गया है भाई जुने। तो अब क्या करें, 9,000 से अपना अकाउंट और क्रेडिट करें, तो 9,000 से आप अपना अकाउंट क्रेडिट कर दें, और जो 9,000 आपने पे किए हैं किसी को, उसके अकाउंट को भी डेबिट करें ना, कहां पर, परचेज, नाम उसका क्या है, तो जाजिब एंड कंपनी का अकाउंट कहां पर होगा, परचेज लेजर। अब बताओ कैश बुक पढ़ाने से पहले ये कर सकते थे हम, बीआरएस, और वैसे भी आपकी किताब का सबसे आखिरी चैप्टर, आखिरी चैप्टर खत्म, खत्म ना अकाउंटिंग, आखिरी चैप्टर है, इन्वेंट्री रह गई है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता तुम, आता है जाजिब एंड कंपनी, लिख दिया, ये अकाउंट कहां पर होगा, वजह, वजह पेमेंट है, पेमेंट आमतौर पे किसको होती है, रिसिट किससे मिलती है, तो बड़ी सिंपल लॉजिक से अगर अप्लाई करें तो, लेकिन हमें दिमाग तो खर्च करना ही नहीं है कि कौन है, पता हमें क्या पता सर कौन है, सर ये आप खामोखा में बोल रहे हैं सप्लायर, पता नहीं खुद ही आप सप्लायर बोलते हैं, खुद ही आप कस्टमर बोलते हैं, पता नहीं सर खुद ही बोल रहे होते हैं आप, हमें तो समझ नहीं आ रहा होता। तो अब वो तमाम ट्रांजैक्शंस जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली और जो एरर्स हमारे पास हुए तो सब क्या हो गए, रेक्टिफाई हो गए। अब चेक करें बैलेंस सीडी क्या आता है, बिल्कुल अभी भी चेंज आएगा। अब मेरी बात समझिएगा, बस यही टर्निंग पॉइंट होगा अब यहाँ पे कहानी का। कितना आंसर आ रहा, सेठ साहब उछल गए भाई सीट से, बोला तुम्हें बैलेंस ठीक करने के लिए बोला था, तुमने उल्टा क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है जी, अभी मेरे पास एक हैदराबाद की एक बहुत बड़ी कंपनी का मसला मेरे सामने आया, कल रात को ही आया मेरे पास, वो अकाउंटेंट मेरे पास लेकर आया रात को मसला। तो उसने कहा, उसने नई नई ज्वाइन किया फॉर्म, वो पुराना वाला कहानी कर गया है। अच्छा, अब सेल टैक्स आप किसके बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। वो जो इससे पहले वाला था ना, वो सेल टैक्स को भी इनका रेवेन्यू दिखा रहा, बोला ये भी आपका रेवेन्यू, ये भी आपका प्रॉफिट, मतलब उसको भी प्रॉफिट में डाल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है। अब ये दूसरा वाला जो है वो थोड़ा क्या कहते हैं, समझदार है, अकलमंद है, वो भाई उसने बोला सेल टैक्स तो इनकम थोड़ी है हमारी, वो तो गवर्नमेंट को पैसे देने हैं हमने, एक्सपेंस भी नहीं। वो जब वो तुम्हें बाद में समझ लगी, ठीक है जी। तो वो सेठ सब नाराज हो रहे हैं, बोले खामोखा में रेवेन्यू कम कर रहे हो तुम हमारा।
यानी जो सही अकाउंटिंग कर रहा है वो रेवेन्यू कम कर रहा है, जो गलत अकाउंटिंग कर रहा है वो रेवेन्यू बढ़ा रहा है। अब ये कमाल बात ये ना कि वो रेवेन्यू बढ़ा कर गया, अब सेठ साहब बोल रहे हैं बड़ी वैल्यू कहां पर आ रही है, जो बड़ी वैल्यू ला रहा है वो मुझे प्रॉफिट कमा के दे रहा है। सारा नंबर गेम चल रहा है। सेठ वाली कंपनी में बड़ा मसला होता है, बताओ। ठीक है जी, बैलेंस शीट ही कितना आ गया, सेठ साहब बोल रहे हैं कि भाई ये तो कम हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी और हमने रिकॉर्ड, अब दोबारा जाकर उसको बैंक स्टेटमेंट से बैलेंस करें। अब सेठ साहब थोड़ा खुश हो जाएंगे कि बैंक बैलेंस के हिसाब से बैलेंस ज्यादा है और अब हमारे हिसाब से बैलेंस क्या है, कम है। तो अब डिफरेंस है कितने का, चेक करें, 20,000 का। तो ये 20,000 का डिफरेंस वो ट्रांजेक्शन हैं जो हमने रिकॉर्ड कर ली है लेकिन बैंक में रिकॉर्ड। तो अब जरा समझिएगा प्लीज, यहाँ पे लिखना बिल्कुल छोड़ देंगे, आप सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे और कैलकुलेटर उठाएंगे और समझेंगे। हम नीचे एक हेडिंग लगाएंगे इसी के नीचे, और लगाएंगे हेडिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, बाद बच्चे समझते हैं ये नीचे बन रहा है ये रिकंसिलिएशन नहीं, उसका एक हिस्सा ऊपर भी है, उसके बगैर हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये कौन बना रहा है, नहीं हम बना रहे हैं। बैंक क्यों बनाएगा भाई, टेंशन किसको है, हमको हमको। ठीक है, मेरे को आता है, मेरे को आता है। अच्छा जी, अब यहां लिखेंगे आप, प्लीज प्लीज प्लीज, यहां लिखेंगे आप बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। क्या लिखेंगे आप कि भाई आखिर क्या मसला है, बैंक स्टेटमेंट कितना बैलेंस शो कर रही है, 88,000, जो कि ऊपर मौजूद बैलेंस सीडी से मैच नहीं कर रहा। तो अब हमने बोला कि वो तमाम वजूहात जो बैंक ने रिकॉर्ड की थी वो हमने अपने पास रिकॉर्ड कर दी, फिर भी ये सीडी और ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा। तो अब फिर रीजन दो ही बचे, वो ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड की और बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की, और बैंक ने कोई एरर की। ठीक है, या फिर एक और रीजन भी है, फ्रॉड, वो हमारे पास कोई कर गया है, वो भी आएगा। लेकिन अभी दो रीजन है, आप उसको इग्नोर करें, फ्रॉड वाली बात। ठीक है जी, अब आप बोलेंगे भाई 88,000 है, ठीक है जी, तवज्जो दरकार है आप सब, ये बैलेंस ज्यादा है ना। तो हम बोलेंगे बैलेंस क्यों ज्यादा है, ये बैलेंस इसलिए ज्यादा है कि जब हमने अपनी कैश बुक को चेक किया तो एक पेमेंट हमने की हुई है किसको, आसिम को, कितने की, वो बैंक तक पहुंची ही। तो अगर बैंक इस 8,000 को रिकॉर्ड करे तो हमारे बैलेंस में कमी आएगी सेठ साहब या नहीं, आप बताएं सेठ साहब। ये चेक हमारा लिखा हुआ है लेकिन बैंक ने अब तक इसको अकाउंट से माइनस नहीं किया, जिस दिन माइनस कर दिया सेठ साहब अकाउंट कम होगा कि नहीं होगा, होगा होगा, सेठ साहब कह रहे हैं होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर अनप्रेजेंटेड चेक, क्या लिखेंगे, यानी कि वो चेक्स जो हमने लिख दिए हैं जिससे हमने अपने अकाउंट को क्रेडिट किया है लेकिन बैंक ने अभी डेबिट नहीं किया, तो आज नहीं तो कल बैंक उनको डेबिट करेगा, जिस दिन डेबिट करेगा फर्क खत्म हो जाएगा। तो आज हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए ये खुद सोच रहे हैं कि अगर ये चेक्स रिकॉर्ड मान लिए जाएं, हमारे मानने से कुछ नहीं होगा, बैंक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक में उस वक्त तक रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक कि बैंक रिकॉर्ड ना करे। लेकिन ये हम अपने आप को बोल रहे हैं कि अगर ये सेठ साहब अगर ये रिकॉर्ड बैंक रिकॉर्ड कर ले तो बताओ बैलेंस में कमी आएगी या नहीं आएगी, सेठ साहब बोलेंगे आएगी आएगी। तो आइए सेठ साहब क्या करते हैं, चेक नंबर, सेठ साहब हमारा लिखा हुआ चेक नंबर 37 और 38, अब तक इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ये भी है, एक ऑप्शन ये भी है कि ये दोनों चेक हम अपने पास का कर ले, रिवर्स कर ले, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं हुआ, क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पेमेंट हो चुकी है ना, तो हम क्या वो चेक रिवर्स करके अपनी लायबिलिटी दोबारा बढ़ाएं, नहीं।
हम अब इसको रिवर्स करके अपना रेंट एक्सपेंस रिवर्स करेंगे, एक्सपेंस तो इनकर हो चुका है, तो हम कभी भी अनप्रेजेंट चेक को आमतौर पे अपने पास रिवर्स नहीं करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि बैंक आज नहीं तो जब रिकॉर्ड करेगा तो बैंक स्टेटमेंट में मौजूद बैलेंस में क्या आएगी, कमी आएगी। तो हम ये बोल रहे हैं लेस अनप्रेजेंट चेक, चेक नंबर 37 फिर चेक नंबर 38। हम ये अपने आप को बोल रहे हैं कि अगर बैंक ये दो चेक रिकॉर्ड करे, एक है 8,000 का और एक है 28,000 का, एक है 8,000 का और एक है 28,000 का, दोनों का सम कर दें, क्या सम बनेगा 36,000। अगर बैंक ये दोनों चेक रिकॉर्ड कर लेगा तो हमारे अकाउंट में 36,000 की क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है जी। तो अगर 36,000 इसमें से माइनस करें फिर भी रिकंसाइल नहीं हो रहा, तो एक और ट्रांजेक्शन है ना, सोचिए। क्या चीज, हामिद ट्रेडर से पैसे मिले हैं कितने, 20,000 रुपए। ये बैंक ने हमारे अकाउंट में अब तक क्रेडिट, अगर क्रेडिट कर दे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, हम बोलेंगे ऐड, ऐड व्हाट, अन, बोले अनक्लियर चेक्स। अब बच्चे रट्टे लगा लेते हैं, अनप्रेजेंट चेक लेस होंगे, अनक्लियर चेक ऐड होंगे, क्यों होंगे कुछ पता ही नहीं। ठीक है जी, ये 20,000 क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। अब ये दोनों चीजें करने के बाद आंसर रिकंसाइल होना चाहिए, लेकिन अब भी नहीं हो रहा। चेक करें क्या आंसर आ गया, 72,000। यानी अब अगर बैंक इन दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर भी ले तो बैलेंस 68 नहीं बन रहा, बल्कि, तो अब इसका मतलब एक वजह और है कि बैंक ने क्या किया हुआ है, एरर किया हुआ है। आइए अब बैंक के एरर को भी, हम बैंक के एरर को खुद से ठीक हम दोबारा अज्यूम करेंगे। अगर बैंक इस एरर को रेक्टिफाई कर ले तो क्या होगा, हमारे दोनों तरफ अकाउंट कर देंगे, सेम हो जाएंगे। अब आखिरी बात रह गई है बस खाली, देखिएगा प्लीज। अब आपके सामने है सलमान के अकाउंट को बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने से क्रेडिट कर दिया है, 44, और हालांकि वो हुआ कितने से है, 40,000 से। तो बैंक ने हमारा अकाउंट 4,000 से ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए हमारा बैलेंस 68 नहीं बल्कि 72 आ रहा है। तो अगर आज 72 में से 4,000 का एरर बैंक क्या कर दे, रेक्टिफाई कर दे, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप क्या कर दें, लेस करवा दें क्या, एरर, कितने से, 4,000। क्या आंसर आ गया, 68,000। अब हम इसको एक लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, वो लफ्ज क्या होगा, हम बोलेंगे बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। क्या, यानी अगर बैंक ये तीन बातें अपने पास रिकॉर्ड कर ले तो बैंक स्टेटमेंट भी वही बैलेंस शो करेगी। तो क्या ये तीन बातें यहां लिखने से बैंक का रिकॉर्ड अमेंड हो गया, या ये हम अपने लिए कर रहे हैं। तो बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट, बैंक बिजनेस अपने लिए बना रहा होता है, अपनी तसल्ली के लिए बना रहा होता है कि भाई डिफरेंसेस आ क्यों रहे हैं। तो फिर हम ये खुद से अज्यूम कर रहे होते हैं कि अगर ये डिफरेंसेस बैंक रिकॉर्ड कर लेगा तो फिर तो हमारा और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, रिकनसाइल हो जाएगा। कुछ समझे बात, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, बैंक रिकन्सिल स्टेटमेंट। सेठ साहब, हिसाब बराबर हो गया, हिसाब पूरा हो गया। लिख लिया आप लोगों ने, कहाँ से लिखो,
ठीक है जी, यहाँ पे एंड करें। अच्छा पहले होमवर्क नोट कर लें, पहले होमवर्क नोट कर लें फिर लिख लें, फिर मैं क्लास रिकॉर्डिंग एंड कर दूंगा, फिर आप लिखते रहिएगा। अब एक उसूल समझिएगा, एक बात और सुन लें। दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एक जिसमें स्क्रूटनी खुद परफॉर्म करनी होती है, आपके सामने परफॉर्म करके दिखाई। एक में किसी ने परफॉर्म करके सारी कहानी की क्या बनाई होती है, समरी, कि इतने से चेक्स क्या हैं, अनप्रेसिडेंट है, इतने से चेक क्या हैं, अनक्लियर्ड है। तो उसकी बनाई हुई समरी पे क्या करना होता है, सिर्फ अमल करना होता है। तो दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं, एक लफ्जों में होते हैं और एक में खुद सब चीजें क्या करनी होती है। प्रैक्टिकल कौन सा है, पहला वाला केस जिसमें खुद से सब तलाश करना है। लेकिन पेपर में दूसरी टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको सब चीजें बता दी जाएं कि इतने से चेक्स अनक्लियर्ड हैं, इतने से अनप्रेसिडेंट है, बैंक चार्ज इतने हैं, एरर्स इतने हैं, तो फिर आपको इफेक्ट लेने आने चाहिए। तो आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल मतलब देखने से बना तो पढ़ना ही है ना अब आपने। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, खुद ब खुद आपका दिल करेगा, पेपर करीब हो जाएंगे खुद ब खुद, तब मैं बोलूंगा ही नहीं आपको कुछ भी। आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लीजिएगा। चलिए बस ये 4 एग्जाम्पल देख लीजिएगा बस।